यू मेड योर सेल्फ स्टार इन मेकिंग, बल्कि आप स्टार बन चुके थे और छोटे पर्दे के तो सुपरस्टार आप थे ही, और बड़े पर्दे पर भी आपने कई प्रोजेक्ट्स लेने शुरू भी कर दिए थे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आपने एक वक्त में ठुकराने भी शुरू कर दिए थे। ये फिर वापस मुंबई से दिल्ली आने की कहानी, ये कहानी क्या है? क्या कुछ फ्लॉप्स ने आपके दिमाग पर असर डाला? फेलियर की तो आदत पड़ती है। एक सुपरस्टार जिसे राजकुमार, दिलीप कुमार, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, माधुरी के साथ में काम किया है, वो फिर बाद में एक फ्लॉप एक्टर कैसे बना? पिक्चर चलती है तो सब जो मेरी पहली फीचर फिल्म पर्वत के उस पार फ्लॉप हो गई, तो शाहरुख उस समय ट्राई कर रहे थे कि वो फिल्मों में घुसे। शाहरुख प्रभात को ये कह रहे थे कि अभिनव मुझसे देखने में अच्छा है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड एक्टर है, अगर उसकी पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं। देखिए, शाहरुख इज अ वेरी हार्ड वर्कर। वो थोड़ा नहीं, बहुत ही पैशनेट, पागल कह ली, जुनून नहीं, जुनूनी आदमी है। जुनूनी इज द राइट वर्ड फॉर इट। शायद ये भी हो सकता था कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो भारत आपको सचिन तेंदुलकर के साथ में या उस एरा में भी खेलते हुए देखता है, कपिल देव के साथ भी खेलते हुए देखता। क्या है वो कहानी? क्लास 11th में संजय मंजरेकर के अगेंस्ट में खेल चुका था। संजय मंजरेकर इन अहमदाबाद। और मेरी बॉलिंग एनालिसिस सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। 19 ओवर 11 मेडन, 29 रन और विकेटलेस। क्या कभी आप लोगों ने सोचा नहीं है, आपकी टीम ने कभी सोचा नहीं कि एक बार जो देश का पहला सोप ओपेरा है उसका भी कोई सीक्वल ले आए, या फिर उसका कोई जेनजी वर्जन ले आए? नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। आज वेलकम करने की रवायत थोड़ी सी चेंज करूं। आज आपसे एक सवाल, बल्कि यूं कहें कि आपका जनरल नॉलेज टेस्ट। चलिए बताइए, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? ठीक कहा आपने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक कहा आपने। भारत के पहले मिलेनियम सुपरस्टार का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। ये भी ठीक कह रहे हैं आप। भारत के पहले सुपरस्टार शहंशाह का नाम क्या है? अमिताभ बच्चन। फिर से ठीक कहा आपने। बॉलीवुड के पहले बादशाह का नाम क्या है? शाहरुख खान। इस बार भी ठीक कहा आपने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं छोटे पर्दे का पहला सुपरस्टार कौन है, शायद चकरा जाएंगे आप। सोच करके देखिए। एक काम कीजिए, अगर आप जेनजी हैं तो अपने पापा से पूछिए, अगर मिलेनियल हैं तो भी आप अपने पापा से पूछिए, और जेनजी अपने दादा से जरूर पूछे कि वो दूरदर्शन का पहला सुपरस्टार कौन है, छोटे पर्दे का पहला सुपरस्टार कौन है जिसने प्रिंस चार्मिंग बन करके लड़कियों के दिलों पर राज किया। जब एक बार टेलीविजन पर आया तो करोड़ों लोग टूट पड़े उसे देखने के लिए। जानते हैं, उसका एक एपिसोड देखने के लिए छोटे पर्दे पर 7 करोड़ लोग टूट पड़ते थे। यह बात है सन 1984 की। अभी भी नहीं समझ पाया ना? अपने आप में अभिनव है। जब एक्टर बना तो भी अभिनव, जब क्रिकेटर के तौर पर कंट्रीब्यूशन दिया तब भी अभिनव, एंकर भी अभिनव, शख्सियत भी अभिनव, मुस्कान भी अभिनव। उम्र 16 साल की है, 1984 का सुपरस्टार, और उम्र 16 साल की है। नन अदर देन अभिनव चतुर्वेदी। नन्हे कह करके शायद अगर मैं इंट्रोड्यूस करता तो रवायत टूट नहीं पाती। भूमिका मैंने अच्छी खासी बना दी है अभिनव भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। ये मैंने कोई खता तो नहीं की 16 साल का अभिनव चतुर्वेदी बोल करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक एज इज अ नंबर, और एज इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एक स्टेट मनस्थिति है एज। अब मैं आपके साथ बैठता हूँ, अभी मैं दादा बन गया हूँ, तो मेरे बेटे साहबजादे वो पोलैंड में फुटबॉल खेलते हैं, उनकी पत्नी जूलिया वो पोलिश हैं। अभी पिछले नवरात्र को उनको बेटी हुई है, उसका नाम रख दिया सारा चतुर्वेदी। तो अब उस नन्ही के साथ रोज़ रोज़ खेलते हैं, मज़ा आता है। और वीडियो कॉल्स होती है पोलैंड। मैंने अभी तक उसको देखा नहीं है, मैं इसको पकड़ा नहीं है अपने पास। मेरी वाइफ गई थी नंदिनी, उन्होंने उसको देखा है। तो
वी आर वेटिंग कि घर में बेटी बहुत काबिल बने, आपकी पोती बहुत काबिल बने और बिटिया रानी बिल्कुल आप जैसा ही देश का नाम रोशन करे। मैं देश का नाम रोशन करने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक क्रिकेटर के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर, एक एंकर के तौर पर आपने बहुत सी भूमिकाएं निभाई हैं। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, और मुझे ऐसा लगता है शुरू से शुरू करते हैं। जब हमारे घर पर एंटेना होता था, ऊपर एक और शख्स होता था और नीचे घुमा रहा होता था और पूछता था, आया? मेरे घर हम में लोग भी होता था, हम मेरे लोग घर में आया, बुनियाद आया। मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा ना शुरू से शुरू करना चाहता हूं। एक क्रिकेटर अभिनव ने भारत को किस तरह से बदलते देखा है? एक क्रिकेटर अभिनव भारत के लिए क्या क्या बताना चाहता है? एक क्रिकेटर से एक्टर तक का सफर कैसा रहा? नहीं, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं जी, या आप जनरल बात कर रहे हैं? क्रिकेट की। देखिए, क्रिकेट की जब बात की, इट वाज अ क्रिकेट इन वाइट्स। पैसे होते नहीं थे, आईपीएल था नहीं, वाइट्स में क्रिकेट होती थी। और सुनील गावस्कर का मैं फ़ैन था। मेरे वालिद साहब, मेरे फादर क्रिकेट के पहली जनरेशन के क्रिकेट कमेंटेटर थे, अभय चतुर्वेदी। प्लेयर्स से मिलना, बातें करना, उनके मैचेस देखना, ये मैं बचपन से ही कर रहा था। तो मेरे फादर नेशनल्स हॉकी बहुत बड़ी खेल चुके थे, तो ही वॉज अ प्लेयर। लेकिन मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, क्योंकि हॉकी में तो बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। तो फ्यूचर जैसा कहते हैं कि ठीक है, इंडिया ने सन 75 में वर्ल्ड कप जीता, लेकिन भारत अब आई एम रियली सॉरी, माजरत चाहूंगा, लेकिन मैंने सुना है कि आपने शाहरुख खान के साथ हॉकी मैच मैं खेला है। उसी पर आ रहा हूँ। तो हम हाँ। लोगों का मॉडर्न स्कूल और सेंट कोलंबस और बाल भारती एयरफोर्स स्कूल एक स्पोर्ट्स के एक जोन में आता था, और इंटर कॉलेजेस, इंटर स्कूल मैचेस होते थे। अब तो स्कूल की मैचेस भी नहीं होते हैं। हम्म। तो इंटर स्कूल मैचेस में हमारी मुलाकात सबसे पहले मनिंदर सिंह से हुई, जब मैं क्लास 6 में था। हाँ। गुरशरण सिंह हमारे सीनियर थे। हम्म। इधर से सुहेल दत्त, मॉडर्न स्कूल से कीर्ति आज़ाद हमारे सीनियर। तो बड़ा अच्छा दिलचस्प स्कूल लेवल पर जो ही। जो फर्स्ट वर्ल्ड कप जी, चैंपियन और क्रिकेट टीम दिल्ली थी, उस टीम के स्क्वाड के कप्तान, मेंबर भारत कीर्ति को आजाद। दिल्ली टीम के क्रिकेट के कप्तान। हम्म। और कीर्ति भैया अब जो राज्यसभा के मेंबर हैं, ही वाज माय सीनियर बोथ फ्रॉम स्कूल एंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज। अच्छा। तो मेरे फादर ने उनको पढ़ाया था, मेरी माँ ने उनको पढ़ाया था। तो वो जब सीनियर टीम के कैप्टन होते, तो हम लोग जब स्कूल्स के अंदर जाते थे आदान प्रदान के तौर पर, तो कोलंबस में मेरा हॉकी में बड़ा अच्छा हाथ था, तो मैं आउटसाइड राइट खेलता था, बिकॉज आई वाज वेरी एथलेटिक। अच्छा। तो वहाँ देखा तो शाहरुख आ गए भाई साहब। अब शाहरुख भी एक्टिंग से कोई राब्ता नहीं, वास्ता नहीं, ना मेरा कुछ लेना है। हाँ। स्कूल के लिए खेल रहे हैं साहब। हाँ। और शाहरुख भाई की जो बड़ी सिस्टर हैं शहनाज, वो हमारे स्कूल में सीनियर थी। वो कीर्ति भैया के शायद बैच की थी, अराउंड दैट पार्ट। तो एक उस लेवल पे वो मैच खत्म हो गया, निबट गए, फिर वो अपने स्कूल में, हम अपने स्कूल में। हाँ। तो हम लोग के टाइम पर नहीं, हमारे एक मित्र हैं प्रभात रमन, ऑल्सो मॉडर्नाइट। वो राधा रमन जी मुख्य कार्यकारी पार्षद थे दिल्ली के, उनके साहबजादे बड़े वाले मॉडर्नाइट। ओके। तो जो मेरी पहली फीचर फिल्म पर्वत के उस पार फ्लॉप हो गई, तो शाहरुख उस समय ट्राई कर रहे थे कि वो फिल्मों में घुसें। तो ये बात प्रभात रमन ने मुझे बताई कि मचान रेस्टोरेंट में बैठकर ताज में शाहरुख प्रभात को ये कह रहे थे कि अभिनव मुझसे देखने में अच्छा है, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है, अगर उसकी पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा। ये बात उन्होंने ऑन कैमरा भी कही है प्रभात रमन जी ने। ये बाजीगर से पहले की बात ये है, और जो बाजीगर से, फौजी सर्कस के बाद में जब शाहरुख खान के सपने पलने लगे होंगे कि माया नगरी में भी अपना देखिए शाहरुख इज अ वेरी हार्ड वर्कर। हम्म। वो थोड़ा नहीं, बहुत ही पैशनेट है। पैशनेट, पागल कह ली, जुनून नहीं, जुनूनी आदमी है। हाँ। जुनूनी इज द राइट वर्ड फॉर हिम। शाहरुख को अगर समझ में आ गई ना ये बात है कि देन वो दुनिया में कोई ताकत हो, वो शाहरुख खान का माइंड नहीं बदल सकती। इज सो गुड एट दैट क्राफ्ट। और बैरी जॉन के ये शिष्य थे, प्लेज करते थे। तो जिस किसी को भी ज़ाती ज़िंदगी में अगर थिएटर का शौक हो गया, तो वो किसी भी विधा में कॉन्कर कर लेगा, चाहे वो यहाँ बैठ के पॉडकास्ट में आपके जवाब ही क्यों ना हो।
क्योंकि थिएटर की एक बहुत बड़ी बात है, उसका एक आर्ट है, हम्म नवरस के अलावा हम्म आर्ट ऑफ लिसनिंग। हम्म डायलॉग आपका आएगा, संवाद, ये हम्म थिएटर आपको सिखाता है। और आपको इवैल्यूएशन के मायने समझाता है, हम्म कैसे किसी को ऑब्जर्व करना है। हम्म अब जैसे जावेद साहब है, हम्म अरे मैं तुझे अभी तो कहा था, मैंने अभी कर दो है, कोई बात है। अब मुझसे लोग पूछते हैं 2 घड़ियां क्यों पहन रखी हैं, कोई बात ही पूछने में, भाई जिंदगी प्यार की 2-4 घड़ी होती है, एक पोलैंड का टाइम है, एक दिल्ली का टाइम। हाँ तो क्या है कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी हो गई, हम्म मेथड एक्टिंग हो गई, और ये एक आर्टिस्ट अपने आप प्रोवाइड तैयारी करता रहता है जिस कैरेक्टर को करना है। हम्म तो जैसे अगर मुझे कल को कहा जाए कि आप नरेंद्र मोदी जी की एक्टिंग कर लें, तो मैं जो पहली चीज़ दूंगा उनकी बॉडी लैंग्वेज हम्म और बात करने का तरीका। ये जो लोग भारत को तोड़ने की साजिश में लगे हैं, हम इन्हें बतलाना चाहते हैं कि भारत टूटेगा नहीं। नई जो शब्द है उसका उच्चारण अटल जी करते थे। हम्म मैं नहीं, मैं एक एक करके आपसे अटल जी की चिट्ठियों की भी बात करूंगा। कई प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया है, उनके कई प्रोग्राम्स आपने कंपेयर किए हैं। मोदी जी के इन साथ भी सभी, किया है। हाँ वो तो अभी बिल्कुल लेटेस्ट बात है, लेकिन एचडी देवगौड़ा साहब, इंद्र कुमार गुजराल जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी का वक्त, मैं सबकी बात करूंगा। लेकिन चूंकि क्रिकेट के करियर की बात हो रही है और क्रिकेट के आपके एक पूर्व कप्तान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुनिए जरा आप। और आपको आप मनिंदर सिंह। मनीबा लव यू। ये मेरे लिए वाकई में शॉकर है कि मनी पाजी ये कह रहे हैं कि आपका नाम इंडिया अंडर 19 में भी आ गया था। इसका मतलब ये है कि शायद ये भी हो सकता था कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो भारत आपको सचिन तेंदुलकर के साथ में या उस एरा में भी खेलते हुए देखता है, कपिल देव के देखिए साथ भी देखिए खेलते हुए देखिए देखता। क्या है वो कहानी? राशिद भाई, देखिए ऐसा है कि क्लास 11th में संजय मंजरेकर के अगेंस्ट में खेल चुका था। द संजय दी मांजरेकर। संजय मंजरेकर इन अहमदाबाद। हमारा सीके नायडू ट्रॉफी का टूर्नामेंट था। हम्म संजय वॉज प्लेइंग फॉर महाराष्ट्र, ही वॉज कैप्टन। आपने सीके नायडू भी खेला है? मैं तो कप्तान था दिल्ली का भाई। एक मिनट बस रुकिएगा। यहाँ व्यूअर्स के लिए बता दूं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सीके नायडू, दलीप ट्रॉफी और रणजी क्रिकेट ये बहुत ही हाई रेप्यूट के माने जाते हैं और हाई प्रोमिनेंस के और माने कुछ जाते हैं। आगे बिहार बढ़िए ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी भी अब तो खैर नई जी। नई आ गए हैं। हाँ तो मैं क्लास 11th में था एंड आई वाज वेरी गुड। सो सीके नायडू ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी तो दिल्ली से खेल ही रहा हाँ था हाँ मैं। हाँ। गुरचरण सिंह जी हमारे कोच थे, अच्छा। द्रोणाचार्य जो। और सीके नायडू ट्रॉफी वो दिल्ली स्कूल स्पोर्ट्स बोर्ड की थी। तो हम लोग अहमदाबाद गए, गांधीनगर, हम्म और वहाँ मेरा सेकंड मैच संजय मंजरेकर के अगेंस्ट हुआ एंड ही वाज कैप्टन महाराष्ट्र। और मेरी बॉलिंग एनालिसिस सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। 19 ओवर 11 मेडन 29 रन और विकेटलेस। 19 ओवर 11 मेडन 29 रन 29 रन विकेटलेस। विकेटलेस, मतलब दैट शार्प। मैं बहुत अच्छी वाओ। ऑफ स्पिन करता था अच्छा। और फील्डर बहुत अच्छा था एंड मनी बैटिंग। पाजी भी ये कह रहे हैं। तो क्या था कि बैटिंग में मिडिल ऑर्डर खेलते थे, बिकॉज हाँ मेरी मतलब मैं बहुत कंसंट्रेशन से क्रिकेट खेलता था। मेरे मॉडर्न स्कूल के कोच थे। मैं मतलब 8 या 9 घंटा तो प्रैक्टिस करता था पागलों की तरह। और छुट्टियों में भी मैं छुट्टी नहीं जाता था, बिकॉज छुट्टियों में अगर जब सारे लोग बाहर जाते थे तो मैं क्या करता था, एक आम के पेड़ पे एक नायलन की रोप जिस पे कपड़े सुखाते हैं और मोजे के अंदर बॉल डाल के सिर्फ उसको ऐसे स्विंग करके
मैं उसकी बैटिंग के बैट मेरा पीछे पीछे आए, दैट वाज माय लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, आई मीन कंसंट्रेशन। बिकॉज ये बात कंसंट्रेशन की मैंने सीखी थी सुनील गावस्कर सर से। अच्छा। मैंने उनसे एक दिन पूछा, मैंने कहा सर ये बताइए कि आप विच इज़ दैट मोमेंट जहाँ कंसंट्रेशन का लैप्स होता है। तो बोले देखो अभिनव, सी यू कैन कल्टिवेट डिवोशन, you can cultivate passion, you can cultivate dedication, you can cultivate discipline. Concentration एक phenomenon है जो है उस समय या नहीं है, उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में जहां आपको रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है उस फास्ट बॉलर का, ऐसे में एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है। और एकाग्रता डेवलप कैसे होती है? द मोर मैचेस यू प्ले, द मोर फियर्स द कंपटीशन यू फेस। आपको जितना तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, आपकी आर्ट और अच्छी होगी, स्किल सेट्स आपके तेज होंगे, आपकी रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छी होंगी। और ये मेरे साथ देखिए कैसे माइंड वर्क करता है, बिकॉज गावस्कर हमेशा ये कहते थे इट्स माइंड ओवर मैटर। अच्छा। माइंड है ना आपका, वो उसको तो बॉल नजर आती है, उसमें कोई इमोशन नहीं है कि वो आंख से देख रहा है क्या कर रहा है। आपको उस लेवल तक अपने योग को, माइंड को सेट करना है कि इसकी बॉल कुछ नहीं है। Malcolm Marshall is nothing. Just like Shah Rukh Khan stands up in front of the mirror and says, "I'm the best. I can tear any attack apart." ये बैट्समैन के दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको और ठोकूंगा। वीरेंद्र सहवाग तो हेलमेट के नीचे गाते थे। वैसे मैं ये बता दूं कि जिस बॉलर की बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज के मैल्कम मार्शल की, उस जमाने में मैल्कम मार्शल, यान बॉथम, कर्टी वॉल्श, कर्टली एम्ब्रोज, ये सब, इन सब की जो दहशत हुआ करती थी ना, डेनिस लिली, इमरान खान, एक मिनट, इमरान खान की आपने बात की है, कभी इमरान से भी मिले? चूंकि आप कपिल देव और अच्छा इमरान से मिले हैं, चूंकि वो जेल में है ना, तो मुझे लगा कि ना आई मीन आई मेट हिम इन 1986। हम लोग बुनियाद की शूटिंग कर रहे थे, तो इंडिया का कोई मैच हुआ था मुंबई में, और परमेश्वर गोदरेज जी उस समय जिंदा थी, तो उनके घर पर मैं आई मेट कपिल पाजी, आई मेट इमरान खान, आई मेट जावेद मियादाद, दे वर प्लेयर्स। एंड तो गेम के बाद तब हालात ठीक ठाक थे, तो प्लेयर्स तो ऑफ द फील्ड बड़े अच्छे, उनकी भी कंडीशन हमारी तरह होती है, हम भी वैसे ही हैं। पर उस समय आई मीन दे हैड नॉट स्टूप डाउन टू व्हाट दे हैव डन इट नाउ, सो the relationships were very cordial. And I think, I mean, I met Rahat Fateh Ali Khan. He's come to my house in good better times. अच्छा। और हम लोग मेहदी हसन साहब को सुनते थे, शंकर शाद मुशायरा अटेंड करते थे, परवीन शाकिर को मैंने देखा। अच्छा। फैज़ अहमद फैज़ के ऑटोग्राफ्स थे मेरे पास, मेहदी हसन साहब, वो मैंने नितिन जैन को अहमदाबाद में दे रखे हैं। अच्छा। वो किसी कंपटीशन में जा रहे थे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए, तो उनको मैंने गिफ्ट किया। अच्छा अभिनव भाई, वो वाली कहानी क्या है कि तो मैं बता रहा था, तो उसमें क्या हुआ, संजय मांजरेकर के साथ जब हम खेल रहे थे, तो मेरे परफॉर्मेंस नेचुरली अच्छी हुई, तो संजय कहीं मिल गए राहुल द्रविड़ को। अच्छा। तो बात चलने लगी, बिकॉज तब तक मैं A to Z में आ चुका था न्यूज़ में, एंड आई वाज राहुल दिल्ली आ रहे थे किसी रणजी ट्रॉफी मैच के लिए। तो I met Rahul for the first time, and Rahul ने छूटते ही कहा, if Sanjay is speaking something about you, you must be good. Coming from Sanjay Manjrekar, that he's played with me, and you know, Sanjay must have described it to him. And Sanjay is also a family person because his father Vijay Manjrekar was a legend. So विजय अंकल को हम लोग देखते थे, हम लोग भाई हमारे कोटला, फिरोशा कोटला ग्राउंड पर हमारे फादर कमेंट्री करते थे। हम छोटी उंगली से उनके साथ हो लेते थे, या फ्री का मैच देखना है, पिताजी कमेंटेटर है, सारी टीम्स को देखते थे। अच्छा, क्या ये बात भी सच है कि आपने विशाल भारद्वाज के साथ भी उनके अगेंस्ट बल्कि क्रिकेट खेला है? बिल्कुल, विशाल भारद्वाज से मेरी मित्रता जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी में हुई। व्यूवर्स के लिए यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैं उस विशाल भारद्वाज की बात कर रहा हूं जिन्होंने इस देश को ओमकारा दी है, जिन्होंने मकबूल और हाँ जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए,
लिखा गुलजार साहब ने, लेकिन इसे कंपोज करके मोगली वाला जो कैरेक्टर है इस भारत को देने वाले विशाल भारद्वाज हैं। उनकी पत्नी रेखा भारद्वाज बहुत ही जबरदस्त सिंगर हैं। मैं उन्हीं विशाल भारद्वाज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? सही बोल रहा हूं ना? हम उन्हें प्यार से बंटी बोलते हैं। अभी परसों ही मेरी बात हुई है बंटी। यूपी के क्रिकेटर रहे हैं ही वो। वाज फ्रॉम मेरठ अच्छा। एंड हमें नहीं पता था, आई मीन आई डिडंट नो कि वो, आई वाज कैप्टन दिल्ली स्टेट अंडर 19 इन द सीके नायडू ट्रॉफी एट गुवाहाटी, और मैं कप्तान था दिल्ली का आफ्टर दिस नेशनल्स विद अगेंस्ट संजय मंजरेकर 1 ईयर बिफोर दैट। तो हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए। उस टाइम बोडोलैंड का मूवमेंट शुरू हुआ था, तो टूर्नामेंट क्रॉस हो गया। अच्छा। टूर्नामेंट थोड़ा आगे खिसक गया, हम लोग शिलोंग भाग गए शॉपिंग करने के लिए, पैसे ख़त्म हो गए। ओह। तो एनीवेज फिर वो पैसे हमारे पिताजी ने भेजे। तो हमने फर्स्ट मैच में पिछले 5 साल के रनिंग चैंपियंस गुजरात को 1.5 दिन में इनिंग्स डिफीट देके वापस भगा दिया। 5 टाइम रनिंग चैंपियन। तो उससे वहाँ बलवा हो गया कि भाई साहब ये कौन सी टीम आ गई। अगला मैच हमारा असम से था। अच्छा। और रात को मुझे एक थ्रेट आया कि कल असम से जीतने पे गोली मार देगा। अच्छा, मुझे माइंड का इतना गेम है, मैंने कहा यार जो गोली मारेगा वो बताएगा नहीं कि मैं दिल्ली तुझे गोली मार दूंगा, वो मार ही देगा। तो बहरहाल तो और कि भाई क्या है, तो धमकी देगा वो गोली मारेगा थोड़ी ना, जो मारेगा वो पहले मारेगा, वो आपसे बात करने थोड़ी ना आया है। तो हमें नहीं लगता डर बिल्कुल भी। तो हमने जाके चुपचाप अपने मैनेजर से कहा देखो गुरु, अच्छा उत्तर प्रदेश जा जाता है हमारा। तो हमने कहा गुरु देखो यार ये धमका रहा है यार, अब इतने दूर पड़े हुए हैं यहाँ पे कैसे जाएंगे। तो जहाँ हम ठहरे हुए थे कॉटन कॉलेज में, वहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट्स यूनियन का हेड था ना, वो हमारा दोस्त बन गया इसी बात में। तो हमने उससे जाके कहा, हमने कहा देखो यार तुम्हारे अच्छे वाले तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारे से दोस्ती कर रहे हैं, साले रोज शाम को घूमते हैं, अभी कह रहा है गोली मार देंगे। बोले कौन गोली मारेगा, मैं देखता हूँ। वो भागत चौधरी था। तो हम लोग पुलिस एस्कॉर्ट में जाते थे नेट प्रैक्टिस करने स्टेडियम। अच्छा, हमने जाके आसाम को ही हरा दिया 1.5 दिन में। वहां पर फर्स्ट टाइम बॉल टू बॉल रनिंग कमेंट्री हुई थी फॉर ऑल स्कूल्स ऑफ गुवाहाटी वाज क्लोज दैट। और विशाल भी थे वहां पर। तो अब सुनिए, अब फाइनल, अब बात पहुंची फाइनल में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लड़के सब बड़े बड़े लगते थे देखने में, करते होंगे कुछ टेढ़े बेढ़े काम। अब एक छोटा सा आदमी लेग स्पिन फेंकने आया, थोड़ा सा रोली पोली छोटा सा एक आदमी। पहले वो बैटिंग करने आए, और बैटिंग में यार उसने जो मार लगाई और स्क्वायर कट मारे, हमने कहा यार ये कौन सा लड़का है। अच्छा, क्योंकि हम खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हमें दूसरे की पंचायत करने बहुत मजा आता है। तो हमने जाके उससे ड्रिंक्स इंटरवल पूछा, हमने कहा कहाँ के रहने वाले हो गुरु। तो बोला मेरा नाम विशाल भारद्वाज है। मैंने कहा अच्छा। बोले तू क्या है। मैं कहा मैं दिल्ली में हूँ। तू क्या बात करते। देखो भाई कॉम्पिटिशन है, प्यार मोहब्बत थोड़ी रहोगे। तो तू कहाँ का है। बोले हम आज दिल्ली के। याद रखिएगा, मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा, उन्हीं विशाल भारद्वाज की बात हो रही है जिन्होंने कमीने दी है, जिन्होंने हैदर दी है। हैदर में मैं करने वाला था के मेनन का रोल। अच्छा, जिन्होंने इतनी कल्ट मूवी, इतनी लेजेंडरी मूवीज दी हैं, उन विशाल भारद्वाज की बात हो रही है। फिल्म मेकर, डायरेक्टर, राइटर, पोएट, लिरिसिस्ट विशाल भारद्वाज की बात हो रही है। जी प्लीज आगे बढ़िए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर क्या हुआ कि तो अब ये तो ड्रिंक्स में बातचीत हो रही है कि गुरु कहाँ के हो तुम। बोले हम मेरठ के। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कम मारना यार, कम ठोको जरा। बड़ा अच्छी बड़ी भाषा होती है क्रिकेट के मैदान में। चलो था मैच आया होगा, यूपी ने हमें हरा दिया, हम रनर अप हो गए। और मेरे बोर्ड के एग्जाम सर पे खड़े, 15 दिन रह गए। अच्छा, इन ईयर 1982। ओके। वो जिस साल गौतम गंभीर पैदा हुआ था। अच्छा। गौतम इज 82 बैच, ही इज माय जूनियर फ्रॉम स्कूल। हमारा हेड कोच जो है हमारे भारत के। तो किससे क्रिकेट के तो ऐसे। फिर अब वापस आ गए तो हमारा नाम, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस वहाँ गुवाहाटी में बहुत अच्छी होगी, तो हमारा नाम आ गया। इंडिया अंडर 19 में वो भी KD सिंह बाबू स्टेडियम में ट्रायल होना है। हमारा जाना निश्चित था, तो मनिंदर को कप्तान बना दिया। तो हमने अपने पिताजी से कहा, हमने कहा हम चले जाएं। बोले देखो अगर तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए बोर्ड में तो मत जाओ, क्योंकि तुमको पीछे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। हमें पीछे नहीं बैठेगा, हम प्रीफेक्ट थे स्कूल के, हमारी ईगो अटक गई यार। यंग लोग थे यार। अब
कि भाई हम तो अब ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट हैं स्कूल के, हम प्रीफेक्ट हैं, हम कैसे बच्चों को अगले साल बैठ के 11वीं लपेट देते दोबारा से। तो और उन्होंने कहा अगर नहीं आए फर्स्ट डिवीजन तो तुम चले जाओ। तो मुझे मालूम था कि मैं ट्रायल तक पहुंच गया, मेरे करीब 400 रन थे। आगे तो बल्कि मन्नी पाजी ने ये बता दिया, मनिंदर जी ने ये बता दिया, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ गए, वरना आप अंडर 19 भी इंडिया के लिए खेलने वाले थे। कॉलेज में मैं पहुंचा फर्स्ट ईयर में, वहाँ और हमारे परम आदरणीय नवजोत सिंह सिद्धू मेरी क्लास में बैठे एक दिन के लिए, गुरु, और फिर चले गए गुरु। अच्छा अच्छा, उस जमाने में भी सिद्धू पाजी क्या ऐसे ही शेरो शायरी करते थे? नहीं, शेरो शायरी तो नहीं मेरे करते ख्याल थे। से दिलफेक तो नहीं थे नहीं, उस जमाने में। शेरी और के फादर, शेरी के फादर वाज अ वेरी बिग अटॉर्नी जनरल ऑफ पंजाब। अच्छा। 6 फीट प्लस। हम तो YPS पटियाला जाते थे, मॉडर्न स्कूल की टीम जाती थी खेलने के लिए। मैं एंड अंकल वाज लाइक टॉल। और हाँ। सिद्धू की, शेरी की हालत खराब होती थी अंकल के आगे, हम्म, मतलब मैं बता नहीं सकता। हम्म, शेरी कुड नॉट से एनीथिंग टू हिज फादर, ही वाज दैट बिग। हाँ, और शेरी बड़ा चुप रहने वाला आदमी था, चुप। उस और ये देखिए यार, ये मत मेरे पिताजी तक मत पहुंच जाए बात है, बड़ा इज वेरी एंड वेरी रिस्पेक्टफुली। और जांबाज आदमी, क्रिकेट में लगो, क्रिकेट में लगो, क्रिकेट मुझे आज भी याद है 1996 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बॉलर्स को क्या सूता था नवजोत सिंह वेस्ट सिद्धू ने। इंडीज के वकार, अच्छा टूर्नामेंट, वो जमाना भी, वकार, वसीम अकरम, आकिब जावेद, मतलब क्या बॉलर्स होते थे। कभी तो कपिल शर्मा छेड़ता उसको जब शो में, क्या था वो जीरो वाली इनिंग्स याद दिलाता। ये क्रिकेट की आपकी दुनिया की बात हो गई, या फिर आपके क्रिकेट करियर या लाइफ के उस चंक की बात हो गई। चलिए ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस थे, क्रूशियल फेज था, इसलिए आप क्रिकेट वहीं पर आपका कुछ दिन के लिए ब्रेक लगा। लेकिन इस ब्रेक के बाद में 1984 की वो कहानी कहाँ से शुरू होती है हम लोग वाली। मनोहर श्याम जोशी जी ने आपको किस तरीके से सेलेक्ट किया, नन्हे के तौर पर वो भोला मासूम चेहरा अभिनव चतुर्वेदी में ही कैसे नजर आया। और मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं आपके बारे में एक चीज जानता हूं, गालिब के शहर से निकला हुआ लड़का और गालिब के ही शहर में आया, यानी आगरा से निकला और दिल्ली में आया, जहां से जहां तक गालिब ने नाम कमाया हुआ था। ठीक है, अंकल की लेगेसी आपके साथ में है, लिटरेचर की लेगेसी आपके साथ में है, कमेंटेटर की लेगेसी आपके साथ में है, लेकिन मनोहर श्याम जोशी जी ने हम लोग के लिए आपको कैसे सेलेक्ट किया? वो हम लोग, बुनियाद की कहानी, भारत का पहला सोप ओपेरा, जब हम जानते भी नहीं थे कि धारावाहिक जैसी भी कोई चीज होती है। फेलियर मेरा सबसे बड़ा साथी रहा है। तो हम लोग से 2 साल पहले मुझे दूरदर्शन ने ऑडिशन में फेल कर दिया, 1982 में, 80 में, अमिताभ बच्चन जैसा, जैसे ऑल इंडिया रेडियो में अमिताभ तो बच्चन। हमको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, हम बड़े पकड़ के सबके आदमी है राशिद भाई। हमें हमें कहते ना जेन जी की भाषा में, घंटा फर्क नहीं पड़ता, छापना है छाप दो। हमने कहा यार ऐसी की तैसी, अब ऐसे यूथ वैसे ही उबलता है। हाँ। हमारे पिताजी से कहा अपने अपना क्रिकेट खेलेंगे, ये बेकार खेलोगे। क्यों? बोले क्यों बेकार खेलोगे? मैंने कहा यार पीयूष पांडे को जानते हो आप? हाँ। मैंने कहा उसने अभी 1 महीना पहले हमारे ग्राउंड पर कैडबरीज एक्लेयर्स का एड शूट किया है, उसका हीरो मैं हूँ। पीयूष बाबू आ गए वहाँ पे शूट करने क्रिकेट का एक्लेयर्स का एड, हमको उन्होंने पसंद कर लिया। मैं और लाल बहादुर शास्त्री जी के ग्रैंडसन विभाकर शास्त्री अभी बीजेपी के सदस्य हैं, MP है, तो उसको पहले एंड चेंज कराया, मुझे लगा दिया, मैं हीरो बन गया उसमें। और ऑल इंडिया रेडियो का मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट था। अच्छा। तो हमने अपने वालिद साहब से कहा, हमने कहा बाबू जी एक बात बताओ, आप अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो ये ऐड क्यों बना रहे? और आवाज खराब है। तो फिर पिताजी बोले खेला हो गया। खेला हो गया। अब हम जो थे खेला हो गया मतलब समझे नहीं, बोले हो गई पॉलिटिक्स। मैं कहा वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने अब हमें वापस मत भेजिएगा दूरदर्शन, हम जा रहे क्रिकेट खेलने। उसी साल क्रिकेट में जब अब, क्योंकि अब इतने दिन से अब क्रिकेट में चांस मिला, तो जो टीम आए उसमें अपना गुस्सा निकाले और रन बना दे, तो हमारा सिलेक्शन हो गया कुछ बिहार ट्रॉफी में दिल्ली में। और फिर क्रिकेट की मंडलियाँ लगने लगी, तो फिर फिल्मी भूत उतर गया। क्योंकि क्रिकेट में क्रिकेट की बातें होती हैं और लड़कियों की बातें होती है हमारे लेवल पे, और
अब हमें क्या पता, हम उसी मुसीबत में घुसने वाले। अच्छा, कोई ऐसी भी लड़की होती थी उस जमाने में कि चूंकि आप ऑफ स्पिनर भी और ऑलराउंडर भी, अजी कि दिखने में कोई बहुत कोई अच्छे थे, कोई कोई हाँ, नहीं नहीं, दिखने में आप दिखने में, आज भी अच्छे हैं, अरे कि कोई अभी भी है, अभी भी पवेलियन से इशारा कर दे कि अब तो तुम्हें अजी ये विकेट पवेलियन तक चटका। जाने की बात ही नहीं आएगी, वो पहली बार ही खेला हो गया होगा। अरे छोड़ो साहब इसके बारे में, ये सब ऐसे ही है। हाँ, तो एनीवे, सो अभी प्रॉब्लम क्या थी कि यू सी, हमारे ये प्रॉब्लम था यार, हमारे हम अपनी नाक नहीं कटा सकते। हम बड़े ह्यूमरस आदमी थे, हमें बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये आदमी खेल रहा है, हमको नहीं खिला रहे, और यहाँ जाते तो ये हो जाता है। हाँ, तो हमारे पिताजी कुछ बोलते नहीं थे किसी के बारे में। ही वुड ऑलवेज टेल मी कि योर बैट शुड डू द टॉकिंग। तो किसी से सिफारिश भी नहीं लगा पाए। तो बड़े उसूली आदमी थे वो। तो अब खेलने लगे, तो 2 साल बाद 1984 की बात है, मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में आ गया था। तो एक दिन हमारे पिताजी आए, बोले सुनो, वो सतीश गर्ग थे हमारे अंकल, वो दूरदर्शन में थे। तो अच्छा, वो सतीश मिला था, तो कह रहा था कि सीरियल बना रहे। मैंने देखा उनको और मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा अभी देखा नहीं, 2 साल पहले क्या हुआ था। हाँ, है हाँ, एक्चुअली अपने बाप बेटे का ये हो रहा है। मैं कहा अजीब आदमी हो तुम, हमने अपने फादर को ऐसे बोल दिया। हमने अभी 2 साल पहले तो निकाला गया गुस्से में, हम इकलौते बेटे अपने माँ बाप के, तो क्या चाहते हो। बोले अच्छा घर में बात हो रही है ऐसे, मुझे इसलिए हंसी आ रही है because he was also angry and I was, उनको एंगर ये था कि मैं कहाँ फंस गया, और मुझे एंगर था कि ये मुझे वापस धकेल रहे हैं। तो गुस्से में उन्होंने और कहा, ढकेलना भी किसकी मान में था? मनोहर श्याम जोशी जी की मान में, जो कि उनको कुछ नहीं पता था, नोबडी न्यू कि वो इतना अच्छा, बड़ा सीरियल बनेगा, कुछ नहीं होगा। उनके साहबजादे अनुपम, वो एक और नंबर के करामाती इंसान है। घर में स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तो उन्होंने अपने बाप पिताजी से कह दिया कि क्या लिख रहे हो। क्रिकेट भी खेलता है लड़का, ये मिमिक्री भी करता है, ये चलता फिरता आदमी है हमारे यहाँ। तो उन्होंने बोले तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं? बोले हमारे सीनियर है, इनके पिताजी हमारे गुरु हैं, ये तो सभी गाता है, ये सब उसको हम करते थे ये सब काम। तो स्टेज पर चढ़ के गाने हो, अगर टाइम रोकना हो 1 घंटे का, तो अभिनव चतुर्वेदी जिंदाबाद, हम मिमिक्री करके ऑडियंस को नचा देते थे। अब हम स्कूल की बात कर रहे हैं। तो फादर आए, बोले, हमने कहा अगर फिर फेल हो गए तो? बोले क्या होगा, एक बार फिर फेल हो जाना। अच्छा, फिर मनोहर श्याम जोशी से मिले। 1 मिनट बस रुकिएगा, व्यूवर्स के लिए बता देता हूं मैं कि मनोहर श्याम जोशी जी कौन थे। एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार, बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार के पत्रकार, एडिटर, संपादक, लेखक, और टेलीविजन की विधा को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे। आज के ज़माने में तो कैरेक्टर्स को प्ले कराने के लिए या किसी पटकथा में उतारने के लिए एक अलग किस्म का रोल हुआ करता है, यानी एक अलग कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते हैं। लेकिन उस ज़माने में कहते थे कि एक पत्रकार को ये समझ में आ जाता था कि किसी भी कैरेक्टर को स्क्रीन पर किस तरह से जिंदा रखना है, और वहीं से जन्म होता है नन्हे का। और जो मैंने पहला सवाल शुरू में छोड़ा था ना आपके पास में, छोटे पर्दे का सुपरस्टार नन्हे, नन अदर देन अभिनव चतुर्वेदी। मैं रिपीट करूंगा, ये जनरल नॉलेज में अपने ये आंसर रख लीजिएगा। छोटे पर्दे का पहला सुपरस्टार जो भारत का है वो अभिनव चतुर्वेदी, जो इस इंटरव्यू में आपसे मुखातिब है। फिर वहां से कहानी क्या थी, मनोहर जी ने आपको सेलेक्ट किया? अच्छा, वो उन्होंने बुलाया, फिर उनसे मुझे किशोर कुमार के गाने गवाए, कुछ मिमिक्री की, कुछ अच्छा, आर्टिस्ट। एक बात बता दीजिएगा, वो जो उसमें चेक शर्ट है ना, अक्सर आप चेक शर्ट में नजर आते हैं, वो चेक शर्ट। सर क्या पकड़ा है सर, ये तो कमाल का, ये तो क्वेश्चन, सवाल ऑफ द शो। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ मेरे बड़े भाई साहब, मुझ में पहला शौक जो है चेक शर्ट का ना, वही चेक शर्ट देख करके जागा था, तभी मैंने और पूछा। कहानी बताता हूँ आपको। हम लोग जब शुरू हुआ तो मेरे बड़े भाई साहब अभिजीत चतुर्वेदी, वो डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, हम सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ते। अब वो शूटिंग जो थी उसकी शुरू हो गई कि भाई अब पॉपुलर हो गया है, तो इसको 2-4 जोड़ रहा और करते हैं। वो बढ़ गई है नंबर ऑफ एपिसोड। अब हमें अपने कपड़े खुद ले जाने पड़ते थे। तो हमारी
अब उनको बताएं कि उनकी शर्ट पहन के भाग गए तो और ऐसी टाइमिंग करते थे कि वो रात अच्छा, यानी में आपकी शर्ट नहीं थी वो? हमारी शर्ट नहीं थी, हमारे भाई साहब की, बड़े भाई साहब की शर्ट होती थी वो सारी। हाँ। वो शर्ट ली, हम्म, रात को शूटिंग की, आई और धुलने के लिए डाल दी। हम्म। अब वो क्या कहें कि वो एपिसोड देखें और कहे ए ये तो शर्ट मेरी वाली है, ये कब लेके गए? हमने कहा हम ले गए थे पूछ के। बोले यार हम तुम्हें मना थोड़ी ना कर रहे हैं, हमसे पूछते जाया करो। हम्म, अब वो क्या कहें जब वो एपिसोड के किसी पार्टी में मिले और हम वही शर्ट पहने, बोले हम दूसरी शर्ट पहने हुए हैं। कह रहे देखो वो जो टीवी में शर्ट पहनता ना वो मेरा शर्ट है मेरी शर्ट है। जानते हैं हम लोग हमारे दिलों में क्यों राज करता है, और मैंने क्यों कहा कि अपने पापा से पूछिए, अंकल से पूछिए, दादी से पूछिए, दादा से पूछिए कि हम लोग की हैसियत क्या है, थी नहीं बोलूँगा, क्या है। और उसमें बड़े बड़े प्यारे प्यारे से कैरेक्टर नन्हे जिनसे अभी आप मिल रहे हैं, बशेश्वर, छुटकी, बड़की, मजली, लल्लू याद है? लल्लू याद है? कई बार ललित प्रसाद, राजेश पुरी। लल्लू आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुनिएगा। हे भगवान राजेश भाई। राजेश पुरी, लल्लू। और आप लल्लू तो भूले नहीं होंगे हम लोग के। तो लल्लू का छोटा भाई नन्ही, यानी अभिनव चतुर्वेदी, बहुत ही प्यारा इंसान है, बड़ा ही प्यारा एक्टर है। आई लव यू टू मैन। छोटा भाई है और बहुत ही हमारा उसमें बहुत ही प्यार है, मेल मिलाप है। अच्छा, एक बात बताइएगा, लल्लू को आपने सुना तो, लेकिन लल्लू से आप लोग की बड़ी तीखी नोकझोंक होती थी स्क्रीन पर, क्या ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री कैसी थी यू नो आपकी लल्लू के साथ में? सी उस लल्लू का एस्पिरेशन वैल्यू ये था, मनोज श्याम जोशी जी ने जो लिखा था, भाई और क्या लिखा था। हाँ। देखिए कहाँ एस्पिरेशन वैल्यू की साइकोलॉजी को टच किया कि भाई वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है हम्म, और उसके लिए पढ़ाई करता है, और वो अपने आप को वर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट आदमी समझता है वो बेवकूफ़, लेकिन उस बात से वो कभी गिरता नहीं, उसका मोरल बूस्टर वो खुद का ही होता है। हम्म, और नन्हे उसको बार बार पोक करता है हम्म, कि आज मेरा इंटरव्यू है, आज मुझे कोई लल्लू नहीं बोलेगा। बोले अभी तो बोला। हाँ। बोले क्या? बोले लल्लू। बोले मैंने मना किया था, कोई आज मुझे लल्लू नहीं बोलेगा। हाँ। तो बार बार प्रहार करती है सोसाइटी के आपको नीचा दिखाने के लिए, हम्म, और साथ साथ में उस कैरेक्टर को एक एस्पिरेशनल ड्रीम वर्ल्ड में लेकर एक एम्बिशन बनाने के लिए प्रेरित किया। ट्रू। नन्हे बनेंगे गावस्कर, एक दिन जो गीत था उसके अंदर, हाँ, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन, छुटकी बनेगी डॉक्टर, मंजली लता मंगेशकर, लल्लू टॉप ऑफिसर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नन्हे बनेंगे गावस्कर एक दिन। तो ये जो क्या बात सारा है। गीत था ये मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा था, और अनिल बिस्वास साहब का और उसकी म्यूजिक था। धुन वी शैल ओवरकम, जो हम, वी शैल है ओवरकम, ना? मार्टिन हाँ, लूथर किंग का जो हाँ। एंथम था यूएस का। तो देखिए कहाँ कहाँ तक रूट्स जाती है, और हम लोग वाज बेस्ड ऑन द मैक्सिकन फॉर्मेट ऑफ टेलीविजन। वहाँ पर एक सीरियल होता था सिंप्लमंता मारिया, अच्छा, क्या उसकी विजन तर्ज था। पर इंडिया गवर्नमेंट ने देखा कि वहाँ उनको बेनिफिट हुआ फैमिली प्लानिंग को लेकर, हम्म, और इधर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चाह रही थी कि ऐसा कुछ हमारे देश में भी हो। हम्म, तो एक कमिटी के साथ मीटिंग हुई, डेविड पॉइंडेक्स्टर एंड मिगेल सबीदो, और अभी मैं मिगेल सबीदो से लॉस एंजलिस में मिला भी था। हम्म, एंड सो वाज हम लोग बॉर्न टू promulgate social messages and particularly family planning way back in 1984. And by the 12th episode जहाँ पर लल्लू एक आईएएस का इंटरव्यू देने जाते हैं, that was the I think the turning point of हम लोग सीरियल। हम्म। हम हिमाचल भवन में रिहर्सल करते थे, हम लोग एक दिन बंक मार के, आदत पुरानी बंक मारने की, चले गए पालिका बाजार। सीमा भार्गव दीदी और दिव्या और राजेश जो पुरी, जो अब सीमा पाहवा हैं, हाँ आप उनकी बात करें। सीमा भार्गव पावा, हम लोग चले गए वहाँ। आसिफ और हम लोग पालिका बाजार। आसिफ शेख। आसिफ शेख भाभी जी घर पे हाँ। हैं नहीं है, तो तो वो हम लोग जा चले गए, और सडनली क्राउड हमारे पीछे, एंड वी हैड टू
run for cover. And before we could अच्छा। realize that it had become such a big rage, हम्म we were actually being stalked because एक सीरियल में आपको आइडेंटिफाई करने वाले अब कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, ओ तू साडा पुत्र हैगा, तू नन्हे हैगा साडा, the love and affection which people were giving us as if we were part of their family. अच्छा, ये जो सारा शूट होता था ये दिल्ली के पास ये गुरुग्राम में अपर्णा स्टूडियो में अपर्णा होता था। स्टूडियो, वो तो धीरेन्द्र अपर्णा ब्रह्मचारी जी का। स्टूडियो में यकीनन आप लोग बहुत लग्जरियस किसी मर्सिडीज में जाते होंगे, नहीं नहीं भाई एयर साहब, कंडीशन बिल्कुल गाड़ी नहीं। में हम जाते जाते थे होंगे एक मैटाडोर के अंदर, भर के। पैक्ड लाइक सार्डीन्स, और हम लोग बिल्कुल सारे बड़े सीनियर स्टार्स जाते थे वैनिटी कार वैन में। तो होगी? अजी काहे की वैनिटी वैन है? नहीं 84 में कौन सी वैनिटी वैन बाबू, क्या बात कर रहे हो? एक वैन सबकी टीम को लेके लगती थी, वो ऐसी वैनिटी वैन थी, खटारा, हाँ। और सिंगल रोड हाईवे पे मैटाडोर चली जा रही है, और पूरी कास्ट क्यों है वहाँ पे, अपने गाने चल रहे हैं, स्क्रिप्ट की रिहर्सल चल रही है, और सीनियर कास्ट जो थी वो कार से जाती थी। अच्छा, तो सुषमा आंटी और विनोद नागपाल और दादाजी वगैरह को वो गाड़ी लेके, हम बिल्कुल सारे कॉलेज में पढ़ने वाले वहाँ डीटीसी की बस, यहाँ मैटाडोर। पैसे अच्छा। कहाँ होते थे यानी राशिद ये भाई, पैसे गुड़गांव- कहाँ होते थे तब? ये बल्कि एक बहुत ही पर्सनल सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि अगर आप परमिट करें, तनख्वाह कितनी मिलती थी हर एक एपिसोड के, आप कितने अच्छा, कमा लेते थे? no, क्योंकि today we मेरी can- जो जानकारी है वो हाँ। ये कि उस जमाने के जो छोटे पर्दे के सुपरस्टार राज बब्बर लगभग 250 रुपए शायद पर देखिए, उस एपिसोड टाइम कमाते थे। जो गाइडलाइंस थी दूरदर्शन की, वहाँ 14 दिन की रिहर्सल और 2 दिन के रिकॉर्डिंग के 2,500 रुपये मिलते थे ए ग्रेड आर्टिस्ट को। अच्छा, उसमें राज बब्बर जी भी थे, शेखर सुमन भी थे, किरण जुनेजा भी थी, नीना गुप्ता भी थे, आलोकनाथ भी थे। तो वो समय के बाद जब हम लोग हुआ तो हमारी इस बात में हमारे चाचा जी से शर्त लग गई। तो हमने कहा भाई, हमको उनको 2,500 रुपये मिलते तो हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। तो बोले अच्छा, जितने ऊपर मिलोगे मुझे दोगे? हमने कहा डन। हाँ, तो हमने कहा भाई 250 रुपये तो अपने पक्के हो गए, देता कौन है? हाँ। तो पैसे नहीं देते। मिले कितने? 250 से कम मिले फिर? 500 रुपये मिले भाई साहब पर एपिसोड। यानी राज बब्बर से भी महंगे आर्टिस्ट हो भाई गए हम आप। लोग सडनली, इसने एक भी, इसका ये भी योगदान था कि दूरदर्शन ने फीस बढ़ा दी, क्योंकि पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था। सो यू नो इट हैड तो मेनी फर्स्ट, हम अगर लोग एक- हैड मेनी फर्स्ट, इट वाज द फर्स्ट स्पॉन्सर्ड अगर एक महीने में 4 या 5 एपिसोड आ रहा है तो सन 84 में आप 2,000-2,500 रुपए सर, महीना कमा लेते मैंने थे। अपनी फीस देनी शुरू कर दी थी कॉलेज की। मैंने पिताजी को मना कर दिया, मैं कहा हम दे देंगे यार। अच्छा, ओ। आपने बीच में आलोकनाथ का नाम लिया है, क्योंकि पिछले कई सालों में आलोकनाथ फिल्म स्क्रीन से, छोटे पर्दे से लगभग गायब से हो चले हैं, और आपने आलोकनाथ के साथ में अच्छा खासा काम किया। जी। एक ऐसा चेहरा जो छोटे पर्दे पर बाबूजी के नाम से या फिर बहुत आलोक भैया- फैमिली वैल्यूज वाले एक्टर के तौर पर जाने जाते रहे, लेकिन हाल के दिनों में उन पर एलिगेशन लगे। क्या एलिगेशन लगे आपको पता है? कई देखिए, फीमेल आर्टिस्ट ने उन पर I- एलिगेशन ये लगाया कि वो कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक नहीं थे, और तभी से उन्होंने जैसे देखिए- अपने आप को कहीं पर बंद देखिए, करके रखा है, he दिखते नहीं है। क्या he वाकई knows ऐसा है? his best what he's doing. See, because I'll tell you, कहाँ allegations है are आलोकनाथ? something. Alok in Mumbai, and I met him recently. मैं अपना कुछ काम कर मैं रहे हैं, अपना- नहीं कर रहे हैं अभी नहीं, फिलहाल? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मैं से अभी थोड़ा सबैटिकल लूंगा, अच्छा। बिकॉज मैं अपना सीरियल, जो नया सीरियल मेरा वेव्स पे आ रहा है, प्रतिबद्ध, उसकी शूटिंग के लिए गया था। तो आई मेट आलोक भैया देयर, एंड आलोक भैया वाज टॉट बाय माय फादर इन स्कूल. He was in his house. अच्छा, So my, and I've worked with him in a play called पुरस्कार. जयशंकर प्रसाद का प्ले था, डायरेक्टेड बाय अरुण कुकरेजा, और मैं 5 साल का था तब ये मैंने आलोक भैया के साथ परफॉर्म किया था. अच्छा। एंड देन बुनियाद, ऑफ कोर्स इट हैपेंड. अच्छा। तो आलोक भैया के साथ मेरे बहुत अच्छे, और शेखर कपूर के साथ मेरे बड़े फैमिली टर्म्स हैं. इतना बड़ा सीरियल, जैसा मैंने कहा कि कल्ट सीरियल, और आजकल एक नया सा ट्रेंड निकल चला है कि बहुत पॉपुलर सीरियल्स होते हैं तो उसका सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 सब कुछ आता है। एक सीरियल जो 7 जुलाई 1984 को शुरू हुआ, 17 दिसंबर 1985 तक चला,
हर हफ्ते जब भी ये सीरियल आता था ऐसा लगता था कि शहरों में कर्फ्यू लग जाया करते हैं। और उस जमाने में व्यूअरशिप कितनी, 7 करोड़, 8 करोड़, डेटा निकाल करके देख लीजिएगा, एकदम सच बोल रहा हूं, मैनिपुलेटिव इसमें जरा भी कुछ भी नहीं है। क्या कभी आप लोगों ने सोचा नहीं है, आपकी टीम ने कभी सोचा नहीं कि एक बार जो देश का पहला सोप ओपेरा है उसका भी कोई सीक्वल ले आए, या फिर उसका कोई जेनजी वर्जन ले आए? अंग्रेजी में कहते हैं ना कि रीइनकार्नेशन करके कुछ लाएं, जैसे देखिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसका भी। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद दूरदर्शन अच्छा। रिगार्डिंग द सेम हाँ। एंड अभी हमारी बहुत सीरियस बात चल रही थी इस पे, बिकॉज इसका कारण क्या है, देखिए हाँ। इसका कारण उस सीरियल तो जो था ही था, हाँ। ये इंडिया टुडे का 50th एनिवर्सरी इशू है। इंडिया टुडे हैज कवर्ड हम लोग अ लॉट, ओके। और इसमें 50 टर्निंग पॉइंट्स की बात की गई है, और टेलीविजन में ये हम लोग के ऊपर एक पूरा आर्टिकल है। अच्छा, एक बार अपने कैमरा पर आप दिखा ये हम दीजिए लोग please। हैं इधर ऐसे ये। तब मैं ये सोचने लगा कि देखिए अगर इंडिया टुडे इसको पब्लिश कर रहा है हाँ हाँ। तो भारत कैसा है। हम्म। फिर मैंने ये मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग पढ़ी किताब, अशोक श्रीवास्तव जी की। मैं पढ़ता बहुत हूँ। हाँ, वैसे यहाँ पर ये तो- जितना पोथा रखा हुआ है, जितनी किताबें रखी हुई हैं, ये शायद कहीं पर इसमें कहीं पर तारीखों में या दस्तखत में स्वर्गीय अटल जी दिख जाएंगे, कहीं पर ये अडवाणी जी ने अभी भेजी है मुझको, हाँ। विद ब्लेसिंग्स फॉर अभिनव चतुर्वेदी, सितंबर 2024। तो मुझे शौक भी है। देखिए एक तो क्या रीज़न क्या है, तो देश काल परिस्थिति को समझते हुए ये हमें ये लगने लगा। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए। माय डॉटर इज़ वर्किंग विद मीडिया, शी इज़ एन आउटपुट प्रोड्यूसर। तो बच्चों से बात करता रहता हूँ, तो हमें लगा कि भाई इनकी भी एस्पिरेशंस हैं, हमारी भी हमारे ज़माने में थी। तो वो कौन सा भारत था और ये कौन सा भारत है। उस भारत में अगर आपसे मैं फिल्मों की बात ना करूं तो बात बहुत अधूरी भी रह जाती है, और शायद मैं बहुत देर भी कर दूंगा। यहाँ पर व्यूअर्स की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दूरदर्शन में हम लोग बुनियाद जैसे सीरियल करने के बाद फिर एक ऐसा दौर आया अभिनव जी के लिए, जब इन्होंने राजकुमार, दिलीप कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, सलमान खान, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, इन सब के साथ फिल्मों में काम किया अच्छे रोल में। और तो और पर्वत के उस पार के नाम से इनकी फिल्म भी आई। उसका आमिर खान से रिश्ता क्या है ये बताएंगे आगे अभिनव जी। लेकिन अभिनव जी, मैं आपके फिल्मी करियर की बात करूं उससे पहले आजकल एक मूवी का बहुत बज़ है, धुरंधर, देखी है आपने? राकेश भैया की पिक्चर। अब तो हम राकेश ऐसे ही बेदी। जानते हैं राकेश बेदी की पिक्चर, तो राकेश भैया की पिक्चर बोलते हैं उसको। बाकी तो आ, एक्टर रणवीर सिंह हैं उसमें, हमारे लिए तो राकेश भैया हैं। राकेश बेदी यानी जमील जमाली, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तो मैंने उनका उनका वो। नाम रख दिया राकेश धुरंधर बेदी। अच्छा, आजकल सभी व्यूअर्स से वो ये बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है तू, राकेश मैं तो बेदी। सच में उनका बच्चा ही हूँ, क्योंकि अच्छा। मेरी पहली फीचर फिल्म में वो मेरे एक दोस्त बनते हैं, और राकेश भैया has आपसे done कुछ कहना चाहते हैं? अरे रुकिए, जमील पहले जमाली, चला दीजिएगा जमील जमाली साहब को। इन्होंने जो कुछ कह दिया है पर्दे पे वो बड़ा ही खतरनाक है। राकेश भैया, ओ गॉड। आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं? जमील जमाली, धुरंधर वाले राकेश बेदी, अभिनव जी के लिए कोई संदेशा उन्होंने भेजा है हे भगवान। धुरंधर रिलीज हो जाने के बाद में, एक बार सुनिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश बेदी और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं अपने प्रिय मित्र क्या छोटा भाई कहूंगा, अभिनव चतुर्वेदी के बारे में, जिसको पूरी दुनिया नन्हे के नाम से जानती है। याद है वो सीरियल जो आया था हम लोग आज से 40-45 साल पहले, जिसमें इन्होंने नन्हे का रोल किया था और इतना अच्छा किया था कि पूरा हिंदुस्तान इनको नन्हे के नाम से जानने लगा था। मेरे प्रिय दोस्त अवतार गिल तो ये कहते हैं कि एक बार ये नन्हे जिसके दिल में जगह बना लेते हैं, वहां से इनको निकालना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। इतना बढ़िया इंसान, इतने अच्छे आदमी, उतने संस्कारी हैं। जब भी मुझे मिले हैं इतने सालों में, जितनी बार भी मिले हैं, हमेशा बड़ी तमीज से, बड़ी इज्जत से, बड़े प्यार से मिलते हैं। हमने एक फिल्म भी की थी साथ में, जिसका नाम था पर्वत के उस पार, जिसके डायरेक्टर थे रमन कुमार। बड़ा मजा आता, कश्मीर में हमने शूटिंग की थी। तब से हमारी अच्छी दोस्ती है और कई बार हमारी मुलाकात होती है, हमारी बातचीत होती है। तो अभिनव, मैं बस यही कहूँगा कि तुम जहाँ रहो मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छा अच्छा काम करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।
Oh, I need a hug, भैया. जमील जवाली, कभी कभी इन्होंने आपसे कहा है मेरा बच्चा है तू? आजकल पूरा हिंदुस्तान एक ही डायलॉग बोल रहा है, मेरा बच्चा है तू. देखो वो तो फिल्मों का बात है. बोले अगला काम कौन सा है जरा ढूंढे. तो क्या होता है, अभी शूटिंग पे आए थे दिल्ली में, राकेश भैया से मिला था. इससे क्या है कि एक सक्सेस एंड फेलियर एक ऐसी चीज है जो एक तिलिस्म है, एक इल्यूजन है. जब आदमी ठहराव आता है लाइफ में, जैसे उनको अब इतनी बड़ी एज में अच्छा ब्रेक मिला है, अमित जी को तो दोबारा कम बैक मिला केबीसी के थ्रू, तो आदमी थोड़ा बैलेंस हो जाता है. जैसे अमित जी ने अभी मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए लेटर भेजा है. इट्स अ ब्यूटीफुल लेटर व्हिच ही सेंट फॉर, एंड इट सेज, ये मेरे घर के पते पर भेजा है उन्होंने. एंड January 6th and says, Dear Shri Abhinav Chaturvedi ji, जी क्यों लिखते हैं मेरे समझ में नहीं आता. At the outset, my heartiest congratulations to you and proud parents of a baby girl in your family. A baby is so special and delightful. There are many reasons to celebrate in life, but a baby to adore is the most priceless of all the bounties provided from above. I extend my blessings, felicitations to you and proud parents. May this new addition to the family be blessed abundantly, and may her love and laughter reverberate throughout your home. As Rosie informed you, I have been pleased to meet you. However, unavoidable pre-schedules prevent my doing so. Best wishes to you and to your family for 2026. May this new year bring you peace, joy, happiness. वाह, Here's to new beginnings with endless possibilities. With best wishes, ये Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चन जी ने आपको भेजा है, यानी ये आपकी Great कमाई man, है. great, असली देख, कमाई है. आपने तो वाकई लेजेंड्स के साथ में काम किया है. अमित जी राजकुमार के साथ ने मैंने सरकार राज लॉन्च की थी एज एन एंकर. और अमित जी ने मेरा सारा करियर मेंटोर किया था बॉम्बे में व्हाइल आई वाज. फिल्मी पर्दे पर जहां तक मेरा अंदाजा है, पैगाम के बाद आपने एक नाम छोड़ दिया जिनके साथ मैंने काम किया, रजनीकांत सर. मैंने बोला है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार. में मैंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ रजनीकांत की बात की और मैं वो एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूंगा. लेकिन बड़े पर्दे पर पैगाम के बाद, दशकों के बाद में, अगर 90s में कोई फिल्म आई, दैट वाज सौदागर, जब दादावीर और राजेश्वर यानी राजकुमार और दिलीप कुमार आमने सामने थे. और मैंने तो वो फिल्म देखी है, बल्कि दोनों की दुश्मनी की वजह आप हैं. और फिल्म के क्लाइमेक्स के साथ में भी आपके बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं. और उसमें आपने एक्टर के तौर पे नहीं, बल्कि एक डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर भी आपने बड़ा जबरदस्त काम किया. पहले मुझे ये बताएं कि क्या कभी राजकुमार बोलते थे आपको कि जानी आपको ये करना है, या दिलीप कुमार अपने अंदाज में? पहले छूटते दिन राज साहब ने तो कह दिया था मुझसे, जानी त्रिवेदी. मैंने कहा सर चतुर्वेदी, एक ही तो कम रह गया, बैठो. तो वो एक अलग एपिसोड था, बिकॉज हम लोग अशोक घई के पीछे पड़े हुए थे कि यार तू हमें फिल्म दिला दे. मैं सुभाष जी से कभी मिले नहीं है. अच्छा, सुभाष के ये सब आई थिंक राज कपूर साहब के बाद कोई शोमैन हुआ है तो दैट इज सुभाष जी. और सुभाष जी खुद दिल्ली से हैं. और सुभाष जी के साथ क्या है कि उनको बात समझ में आनी चाहिए एज अ डायरेक्टर कि मेरा ये किरदार है, ये ऐसा करेगा. तो उनकी बर्थडे पार्टी में वो अपनी फिल्म अनाउंस करते हैं बर्थडे के दिन. तो अशोक घई का फोन आया कि सुभाष जी ने बुलाया, लीला आ जा. तो लीला होटल चले गए. सुभाष जी का बर्थडे. सुभाष जी अपनी म्यूजिक तक खुद लिखते हैं, कौन सी नोटेशन उनको चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, बड़े डिटेल में काम करते हैं. तो पार्टी में हम पहुंचे तो सुभाष जी ने हमको बुलाया, कहते आप तेरे को किसी से मिलवाता हूँ. चलो. और दिलीप साहब खड़े हुए सामने. अब हम तो यार ऐसे भौचक्के रह गए. हमने कहा यार दिलीप साहब सामने खड़े और मेरा हाथ पकड़ के कहते दिलीप साहब, ही इज प्लेइंग राजकुमार ग्रैंडसन इन द फिल्म. दिलीप साहब के हमने पैर छुए तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया. अब मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये कह क्या दिया सुभाष घई ने. इन्होंने इनसे इंट्रोड्यूस करा दिया कि मैं फिल्म कर रहा हूँ. एंड ही टेल्स मी, सुभाष जी नाउ गो एंड टेल द वर्ल्ड दैट यू आर डूइंग अ फिल्म विद मी. ओह, मैं इतना श्योर हूँ और तेरे 5 सीन है, छठा मत मांगना. अब हम पहुंच गए मनाली शूटिंग करने के लिए. मनीषा कोइराला को मैं दिल्ली से जानता था. अच्छा. ये मॉडर्न स्कूल के पीछे ही रहती थी. अच्छा. तो मनिया ने मुझे देखा, मनिया ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि अभिनव मिल गए इतने दिन के बाद. अब क्या हुआ कि जग्गू दादा तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे ही, अनुपम भाई के साथ दिल्ली से ताल्लुक, तो बड़ा अच्छा हमारा यूनिट बन गया एक.
गुलशन को मैं जानता हूँ, वो बुनियाद डे से गुलशन ग्रोवर। हाँ अब क्या हुआ कि शूटिंग शुरू हुई तो पहले दिन दिलीप साहब का, जैसे आपने बताया ना कि पैगाम के बाद चांस आ रहा है, हम सुबह सुबह उठ गए पहुंचने के लिए शूटिंग देखने के लिए। भाई देयर टू जाइंट्स कमिंग टुगेदर, वो मंजर है आपकी आंख में कैद करने वाला। अब हम परेशान, शूटिंग हो गई और अगले 6 दिन तक मैं अपने कमरे में बैठा रहा, मेरा बुलावा नहीं आ रहा। पर्दा खोले, सामने वही पहाड़, मनाली में वही पहाड़ का होटल में बंद। आपका जब काम आएगा तब बुलाएंगे आपको। हाँ हम जो पहुंचे सुभाष जी के पास अगले दिन, हमने कहा सुभाष जी देखो ऐसा है कि हम तो यहाँ पागल हो जाएंगे, हम करेंगे क्या, अभी 2 साल में पिक्चर बन गई, हाँ कितना खा लेंगे होटल का खाना। तो हमने कहा मैं असिस्ट कर दूं आपको, बोले करेगा, मैंने कहा हाँ सर करूँगा। अच्छा, तो बोले आजा मेरी टीम में आजा, बोले काम करना पड़ेगा। यानी आपने उस फिल्म के लिए सुभाष जी को असिस्ट किया। फिर अपनी स्टार्टअप मत दिखाना मुझे, वो ऐसी बात करते हैं। क्या मतलब, बोले फिर हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट का कॉल टाइम होगा वो तेरा कॉल टाइम होगा, हमें क्या पता यार, सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम कर रहे। और मज़ा इसलिए आया क्योंकि सुभाष जी बैठ के समझाते थे, सिखाते थे। वो FTII के हैं। हाँ। और क्यों कर रहे हैं लॉजिक, तो अब एक्टिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ में असिस्ट भी कर रहे हैं। जब अपना सीन आएगा तो चूना लगा लेंगे, बैठ जाएंगे। हाँ। एक्टिंग तो बहुत आसान काम है, करना कुछ है नहीं, इतना बड़ा डायरेक्टर बैठा है साथ में, वो मजे मस्ती मारते हैं वो लोग, मजे लेते रहते साहब। तो एक दिन क्या हुआ कि महाबलेश्वर तक क्लाइमैक्स पहुंच गया और सुभाष जी गर्मी में 1 बजे, एक लकड़ी की टेबल थी उस पर अपने बाल नोच रहे थे। तो हम पीछे यहाँ खाना खा रहे थे पेड़ के नीचे बैठे आउटडोर में। तो हमने जाके सुभाष जी से ये पूछ लिया कि क्या हुआ। कहती गाली है, क्या क्या हुआ, दिलीप साहब को मारता हूँ तो राजकुमार हीरो बन जाता है, राजकुमार को मारता हूँ तो दिलीप कुमार सिंपैथी ले जाएगा। हमारे मुंह से निकल गया तो दोनों को मार दो। ये क्या बात हुई, दोनों को मार दो। वैसे बात तो सही कह रहा है तू, कैसे मारेंगे। मगर आपने दिया है हमें टाइम दीजिए। तो वो लंच खा के क्लिप आती है, उसके कागज़ पर जिसपे तख्ती पे, तख्ती जिसको कहते हैं, वैसे ही पढ़ाई होती है असिस्टेंट डायरेक्टर। अब आज भी कंप्यूटर्स आ गए हैं पर ट्रेडिशनल। उस पे मैंने उसी, क्योंकि थॉट नया था, मेरा शॉट नहीं आया था, बैठ के पेन लेके शशि वाडिया चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर सुभाष जी के, तो उनसे, शशि से मैंने वो लिया और 10 पॉइंट्स लिख दिए और शशि वाडिया को पकड़ा दिया कि सुभाष जी को दे देना। जूते पड़ेंगे। तो शाम को शशि वाडिया हमारे होटल के कमरे में आए और उन्होंने और डरा दिया, बोले चले सुभाष भाई को सीन समझाने, बेटा बुला रहे। अब हमें लगा हमारी क्लास लगेगी। हम डरते हुए पहुंचे तो सुभाष जी अपनी कुर्सी टेबल ऐसे ही बैठे थे, ऐसी चेयर थी, पैर ऊपर करके बैठा, आ जा आ जा आ जा। क्या पी रहा है, मैंने कहा जी पानी पी रहा हूँ अभी तो। बोले आई गिव यू 7 out of 10 डिस्टिंक्शन मार्क्स। अच्छा, आई हैव बॉट योर 7 points। अच्छा, इनको मरना चाहिए, बट 3 आई बेग हाउ आई डिफर एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या, क्यों, क्या रीजन क्या है। एंड आई एम कॉलिंग सचिन भौमिक द राइटर एंड वी आर किलिंग बोथ द फिल्म बिकॉज वो लॉजिकल स्टेप। अच्छा, हिस्टोरिकल ये शॉट क्यों है, ये क्लाइमेक्स हिस्टोरिकल क्यों है? द लेजेंड दिलीप कुमार और राजकुमार अगर साथ में आए, सबसे पहले तो इमली का बूटा बेरी का पेड़ गाते हुए शुरुआत भी करें और उसी के साथ में अंत भी करें, और अंत भी कैसा कि दोनों की सिल्वर स्क्रीन पर मौत हो और मौत भी एक दूसरे के कंधे पर। वो सबसे प्यारा शॉट था। ये तो दिलीप कुमार और राजकुमार साहब की बात हो गई। चूंकि बहुत सी बातें आपसे अभी भी करनी रह गई हैं, मैं रजनीकांत को लेकर के सवाल करना चाह रहा था। द रजनीकांत, रजनी सर, ये सही है कि खुद ही ऐसे घुमा लेते हैं वो चश्मा? और 4 कैमरास लगते हैं, 4 या 5 कैमरास। अच्छा, एंड ही इज वेरी क्विक विद द क्राफ्ट, वेरी क्विक। और ये जो हवा में, वो तो सेट में उन्होंने वहां पर हमारे सामने ही, ये वाला जो सिगरेट उछाल हमारे सामने उन्होंने परफॉर्म किया, जो कोर्ट का सीन है जहां। अच्छा, ये रियल टाइम कर लेते हैं? रियल टाइम 4 कैमरा लगते हैं, रियल टाइम। उसमें एक आध टेक्स होता है बट इट्स ऑल रियल टाइम। रजनी सर इज टू क्विक,
even at this age right now he is so quick हाँ because आप बिलीव नहीं करेंगे राशिद भाई कि जापान के अंदर उनकी जब फिल्में डब होके जाती हैं देयर स्टैंड स्टिल दे लव रजनी सर. अच्छा Rajinikanth is a phenomenon, and the other one from the south is कमल हसन. Kamala Hassan. Of course, all the actors, Vijay Deverakonda, I like him very much. Rashmika Mandana. I've worked with Khushbu Sundar. What about मिथुंदा? Mithunda is Mithunda. कभी का कहा क्या योय? है? ओह वो तो बहुत ही ऐसे करता है. तेरा नाम क्या है? लाइव में तो लाइव कैरेक्टर रेखा जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला. अनिल जी के साथ आपने अनिल काम कपूर के किया. साथ, कभी and बोला pleasure of- झकास है तू. ना वो तब तक तो झकास आया नहीं था. वो जीवन एक संघर्ष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. राहुल रवेल जी की फिल्म थी जीवन एक संघर्ष. अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, राखी जी एंड डैनी डेंग. अनुपम भाई वाज द विलन देयर. हाँ भ्रष्टाचार में अनुपम भाई वाज शिल्पा शेरुटकर्स फर्स्ट मूवी. हाँ उसमें मेरे गाना है तेरे नैना मेरे नैना वाह. से ऊंची बातें करते हैं. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिक किया एंड आनंद बख्शी साहब ने लिखा था वो गाना. और शायद ये बात सच है कि आप रियल में हारमोनियम बजा रहे थे. मैं हारमोनियम बजाता हूँ. हाँ और मेरे पास मेरी माँ का दिया हुआ एक बहुत सुंदर बाजा है हाँ जिस पे जगजीत सिंह जी ने गाया, गुलाम अली साहब ने गाया, अच्छा. पंकज दास जी ने गाया, राहत फतेह अली ने गाया, अनूप जलोटा जी ने मेरे फादर की देहांत से जस्ट पहले आकर कबीर के भजन सुनाए. अच्छा. बहुत बहुत पुराना एक बाजा है मेरे पास घर पे, वो रखा हुआ है. इतना ज़्यादा आपने काम किया और इतने बड़े लोगों के साथ में काम किया. उस फिल्म के बारे में बताइए ना कि पर्वत के उस पार जो लीड रोल में आपकी पहली मूवी थी, और उसका ये आमिर खान कनेक्शन क्या है? देखिए आमिर और खान क्यों ये कहते हैं कि चढ़ी और उतरी, कब आई कब गई, बिल्कुल अंदाजा सा ही नहीं लग पाया. क्या था वो? मैं बताता हूँ. पर्वत के उस पार के फ्लॉप होने, आमिर की पिक्चर लगी थी क़यामत से क़यामत तक इन अप्रैल. अच्छा. वो चली और भयंकर चली. वो सुपरहिट जूही चावला एंड आमिर खान. एंड इट वाज अ मोर प्रोग्रेसिव फिल्म. उसका जो स्क्रीन प्ले था वो बहुत बहुत प्रोग्रेसिव था. हाँ उस जमाने के हिसाब एंडिंग से. भी बहुत प्रोग्रेसिव जी. थी एंड इट वाज अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव फिल्म. ये फिल्म कश्मीर में शूट हुई थी, सोपोर और कुपवाड़ा में. इट वाज अबाउट द गर्ल प्लेड बाय लुबना सिद्दीकी, जावेद सिद्दीकी जी इज डॉटर. लुबना के कैरेक्टर के साथ उसका लव अफेयर होता है लड़के का. शादाब उसका नाम है. और भरत कपूर जो विलन है वो उससे शादी कर लेता है ओके. जस्ट बिफोर मैरिज. और ये अपने बाप की खिलाफत नहीं कर पाता और गांव वाले एंड में उसको पत्थर से मार देते हैं. बिकॉज जब उनको पता चलता है कि इसने ये जुल्म किए हैं अपनी पहली वाइफ पे भी, जो जिंदा है, जो शादाब की मदर हैं, हाँ. ये दूसरा निकाह कर रहा है. तो उससे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट आता है. जो ब्यूटीफुल नौशाद साहब का म्यूजिक है एंड उसके जो लिरिसिस्ट थे वो नक्शलाल पुरी और मरहूम हमारे निदा फाजली साहब. तो गाने वाले कौन? सुरेश वाडकर टाइटल ट्रैक, मुन्ना अजीज, शैलेंद्र अपना अनूप जलोटा जी की कव्वाली है, कैसा है तेरे इश्क में दीवाना देख ले, तू भी तो मेरा हाले फ़कीराना देख ले. शब्बीर कुमार एंड अनूप जलोटा की गाई हुई क्या बात है. कव्वाली है वो. तो वो लोलाब वैली के अंदर स्थित पिक्चर थी बिकॉज कश्मीर की कहानी थी और बहुत ही मिट्टी की कहानी थी. उसमें यूनुस परवेज थे और राकेश बेदी मेरे दोस्त बनते हैं, दीपक तिजोरी मेरे दोस्त बनते हैं. वो फर्स्ट सिंगल लीड. क्योंकि मेरे पास 7, उसका सबसे बड़ा मैंने क्यों हाँ की थी फिल्म में, उसमें 7 गाने थे. हाँ. अब आप जब नौशाद की मेलोडी हो, जब आप बताइए ना मैं क्या कह रहा हूँ. तो हमको रिकॉर्डिंग्स देखने का मौका मिला. देव साहब के स्टूडियो में, देवानंद साहब के स्टूडियो में उसकी डबिंग हुई. देव साहब से मेरी वहाँ मुलाकात हुई. तो अपने आप को छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर देखना एक बहुत बड़ा नशा होता है. मैं आपको कुछ उसकी किक का अंदाज़ा नहीं बयान कर पाता. जब आप 70 mm पर अपने आप को देखते हैं तो आपको लगता है बाकी एक्टर्स बेकार हैं. इट इज़ सो इन्फेक्शियस. यू मेड योर सेल्फ स्टार इन मेकिंग. बल्कि आप स्टार बन चुके थे और छोटे पर्दे के तो सुपरस्टार आप थे ही, और बड़े पर्दे पर भी आपने कई प्रोजेक्ट्स लेने शुरू भी कर दिए थे. और
जहां तक मेरी जानकारी है कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आपने एक वक्त में ठुकराने भी शुरू कर दिए थे। ये फिर वापस मुंबई से दिल्ली आने की कहानी, ये एक्चुअली कहानी क्या उसी है? दौरान ना क्या कुछ फ्लॉप्स ने आपके दिमाग पर नहीं असर नहीं, डाला फेलियर की तो या आदत पड़ चुकी थी सर, फेलियर्स की तो आदत पड़ चुकी थी। मेरे फादर ने कह तो दिया था एक कि सुपरस्टार जिसने राजकुमार, दिलीप कुमार, रजनीकांत, सर मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, माधुरी के साथ में काम किया है, वो फिर बाद में एक सर फ्लॉप अगर एक्टर कैसे बन पिक्चर गया? चलती है तो सब चलता है। मेरे जाती कारण थे। माय फादर हैड पैंक्रियाटिक कैंसर ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ सौदागर। ओके। और रवीना टंडन के फादर और मेरे फादर, रवि टंडन जी स्वर्गीय, और मेरे फादर आगरा में साथ पढ़ते थे। तो रवि अंकल को ये मैं प्रॉब्लम डिस्कस किया तो उन्होंने कहा भाई देखो तुम छोटे पेड़ हो, अभी दिल्ली में जाके लग जाओगे, और फिल्म में ऐसी बातें होती है, यहाँ किराए के बाप बहुत मिल जाएंगे, तुम अभय को मैं जानता हूँ वो सूट नहीं कर पाएगा, तो तुम वापस चले जाओ। मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब। तो हम वापस चले आए नॉट नोइंग कि हमें करना क्या है। अब उसका परिणाम ये हुआ कि आई वेंट इनटू डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन फॉर 2 years। ओके। आई वाज ऑन एंटी डिप्रेसेंट्स। हम्म। क्योंकि आप पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुई है, आप दिल्ली शिफ्ट कर चुके हो, पिक्चर कंप्लीट करके आए, कमिटमेंट। यू शुड ऑलवेज फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। ये मूल मंत्र मेरे फादर मुझे दे गए थे हमेशा, जो कील ठोक के आना, फ्लॉप भी हो तो कील ठोक के आना, वो मानसिकता में था। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि हम जाते थे पान खाने की, पुरानी आदत थी, बंगाली मार्केट पीछे था मॉडर्न स्कूल के। अब वहाँ पान वाला हमसे पूछे भैया जी आपकी पिक्चर कौन सी आ रही है। अब इस भैया जी को क्या बताया कि हमारी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, पिताजी की तबीयत खराब है, पिताजी ने मना किया किसी को बताना मत। तो दिल्ली वापस अब आने के बाद भी हमने आपको निकलना अप्रोच किया प्रोड्यूसर्स हमने ने या निकलना डायरेक्टर्स बंद ने? कर दिया। अच्छा। हमने निकलना बंद कर दिया घर से बाहर के, भाई जहाँ जाते हो अगले पूछेंगे आओ पिक्चर अभी लगी नहीं है, हाँ। उसकी हाइप अलग आएगी। हम्म। तो हम एक दिन घर में बैठे हुए थे, तो मेरे मदर फादर दोनों बीमार पड़े थे, तो सडनली वो काले फ़ोन वाली घंटी बजी। बोले सुभाष भाई बात करने जो आज चाहते हैं। तो सुभाष जी ने मम्मी से बात की, बोले बहन जी ये बड़ा अच्छा लड़के ने काम किया, आज इसको पार्टी में भेज दो हमारे पास, आज हमारा मूर्त प्रीमियर है सिली फोर्ट में। मम्मी ने हाँ कर दिया, हम चले गए। अब वो ललित होटल जो जहाँ है वहाँ पर उस हॉलीडे इन पंकज कुडेसिया उस वक्त जीएम था वहाँ का। तो हम पहुँचे तो फिर कट टू मनीषा अगेन, मनीषा कोइराला। मनीषा ने मुझे फॉयर में देखा और मनीषा मेरे से गले लिपट गई और रोना शुरू कर दिया। मनीषा जब मुझे मिलती है रोते, हे भगवान तू कहाँ से आ गया। क्योंकि मनीषा एक छोर पर जैसे ये होटल है और दूसरे छोर पर मनीषा के पिताजी जेएनयू में पढ़ाते थे, प्रकाश जी, और ये ऊपर रहते थे। तो अब मनिया भी थिएटर करती थी, उसको भी कीड़ा था बहुत ज़बरदस्त। जानते हैं आपकी जो लाइफ स्टोरी है, जो लाइफ जर्नी है अभिनव भाई, उसमें इतनी चीज़ें हैं। एक सक्सेस का आसमान भी है, फिर वो ज़मीन भी है जहाँ पर अपने संस्कारों के लिए आपने अदाकारी छोड़ी। अदाकारी छोड़ी तो नहीं कहूँगा, जहाँ पर आपने मुंबई माया नगरी छोड़ी। अदाकारी तो आप अभी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस नन्हे को जितना प्यार मिला है ना, आई कैन वाउच ऑन इट, शायद हिंदुस्तान में मैंने ऐसा स्टार नहीं देखा, और वो भी उस जमाने का। राशिद भाई उस जमाने की बात नहीं करें, इसमें अतिशोक्ति नहीं है। देयर इज नो रिलेटेबिलिटी। आई हैव माय फैंस इवन टू डेट इन 2026, 41 years आफ्टर हम लोग। I've got fans from Guwahati, I've got fans from Nagaland, I've got fans from Kashmir, I've got fans from Gujarat, I've got my Facebook is full, it's 1001 लोग तो शायद उस पर अभी अर्जी लगा रहे हैं। और इंस्टाग्राम हैंडल अभिनव चतुर्वेदी ऑफिशियल इज रॉकिंग। I've got fan following in Philippines, I've got fan following in Mauritius, जहाँ जहाँ हिंदी बेल्ट है, फिजी के तो एम्बेसडर अभी मुझे मिले थे, मुझे हिंदी में बात कर रहे थे। अभी मैं पीछे दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गया तो वहाँ मुझे क्रोएशिया एक स्लोवाक के एम्बेसडर मिल गए, वो मुझे हिंदी में गाने सुना रहे थे। क्या होता है कि आपका जब संपर्क होता है विद जेन ज़ी, तो सी माय फेस हैज़ नॉट ग्रोन,
मैं 62 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी अभी भी हरकतें बिल्कुल 26 साल के नादान बालक जैसी। मैंने क्यों बोला शुरुआत में ही, हाँ मैं अब पढ़ गया, हाँ पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, तो गज़ल का शेर है, उसी के साथ में कंक्लूड करते हैं। उसी की बड़ा मज़ेदार गज़ल है, उसका शेर है कि गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये ये अफसाना नज़ा तेरा भी है मेरा भी, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना। गा लेना, राग पुराना तेरा भी है मेरा भी। क्या बात है। ह्यूमर हैज़ प्लेड, अब मुझे हंसी आती थी, वो गालिब का शेर है कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। तभी मैंने कहा कि गालिब के शहर से निकल करके गालिब के शहर तक आने वाला, और इस राशिद भाई, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जी आप जब तक ये मानते रहेंगे कि आप रिजेक्ट होने के लायक हैं। हैदर फिल्म में बंटी ने, विशाल भारद्वाज ने मुझे कास्ट किया, कि ऑडिशन लिया कि एक तब्बू का पति है। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है, अच्छा वो केके वाला रोल, सुनिए मुझे हंसी क्यों आ रही है। विशव बंटी ने मुझे फ़ोन किया कि एक असिस्टेंट को भेज रहा हूँ, ऑडिशन कर दिया। मैंने ऑडिशन करके भेजा, उसने वहाँ से जवाब दिया व्हाट्सएप पे, वेरी गुड। फिर थोड़े दिन बाद फ़ोन आया, कहता है अबे तू तब्बू का पति कहाँ से लगता है, तू तो उसका छोटा भाई लगता है, अगली पिक्चर करेंगे। अगर आप रिजेक्शन हंसते हंसते ले सकते हैं तो ये इंडस्ट्री आपकी है, वरना कोई इंडस्ट्री आपकी नहीं। याद रखिएगा हर इंटरव्यू में कुछ टेक अवेज होते हैं, और इस इंटरव्यू का टेक अवे यह है कि हर हाल में आपको मुस्कुराना है, एक बात। दूसरी बात यह कि सक्सेस जब आपके सर पर चढ़ जाए तो ये इंटरव्यू हमेशा देखिएगा। जब आप रिजेक्शन को झेलें, रिजेक्शन को फेस करें, तब ये इंटरव्यू देखिएगा ज़रूर। और हाँ, अपने पिता, अपने दादा दादी, चाचा चाची, उन सबको भी दिखाइएगा। और कभी जाकर के यूट्यूब पर या कभी किसी आर्काइवल फुटेज में अगर आपको मिले तो हम लोग और बुनियाद देख करके आपको समझ में आएगा कि नन्हे क्या हैं, अभिनव चतुर्वेदी क्या हैं, जिन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ भी काम किया है, जिन्होंने एरा देखा है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक ऐसा छोटे पर्दे का सुपरस्टार जो आज भी ज़मीन पर रहता है और हमें और आपको शायद सीख दे करके जाता है कि ज़मीन पर रहने की सच्चाई क्या होती है। थैंक यू सो मच अभिनव भाई, आपने अपना राशिद भाई बेशकीमती वक्त दिया। नहीं, इट्स एन ऑनर टू स्पीक माय हार्ट आउट। एंड मेरे साथ एक बड़ी भारी स्ट्रेंथ है कि वो भी एक शेर से कहते हैं कि शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोला हूँ भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। क्या बात है। और मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मुझे अल्फाज खर्च करने की ज़रूरत है। हमेशा की तरह एक ही बात, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं ज़्यादा अच्छा हो, मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्ते।